नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान के सामने अमेरिका ने सरेंडर की तैयारी कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं, उसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका जंग से बाहर निकलने की तैयारी में है। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान से बातचीत हो रही है। इजराइल को इसकी खबर तक नहीं है। वैसे खबर तो ईरान को भी नहीं है, क्योंकि ईरान का कहना है कि कोई बातचीत नहीं हो रही। ट्रंप हमले रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके बयान के बाद से ईरान पर अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले हुए हैं। वहीं ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान के सामने ट्रंप का सरेंडर तय हो गया है। 5 दिन बाद ट्रंप एक तरफा सीजफायर का ऐलान कर देंगे। इराक से तो अमेरिका की सेना निकल ही चुकी है। क्या अब पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिका भागने का प्लान बना रहा है? इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। यूरोप में बढ़ा अंदरूनी टकराव, हंगरी पर रूस को खुफिया जानकारी लीक करने का आरोप, यूरोपीय संघ ने मांगा जवाब। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने संसद में दिया भाषण, दक्षिण कोरिया को बताया अपना सबसे बड़ा दुश्मन, परमाणु सेनाओं को स्थायी रूप से मजबूत करने की कही बात। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को करारा झटका, जनता ने न्यायिक सुधारों को नकारा, जनमत संग्रह में मिली करारी हार। और चलते चलते में देखेंगे शार्क के खून में दौड़ रहा नशे का सामान, कोकीन और कैफीन देख साइंटिस्ट भी घबराए। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोलंबिया में वायुसेना का विमान क्रैश होने के बाद राहत और बचाव कार्य जारी, अब तक 66 की मौत। प्लेन में 114 कोलंबियाई सैनिक और 11 क्रू मेंबर थे सवार। हादसे की वजहों पर उठे सवाल। जेल में बंद इमरान खान की हुई एक और सर्जरी, आंख की गंभीर बीमारी से जूझ रहे पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान के परिवार और समर्थकों ने शहबाज सरकार पर लगाए हैं गंभीर आरोप। रूस दे रहा ईरान को खुफिया मदद, हमारे पास इस बात के सबूत, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा। यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया ने मुक्त व्यापार समझौते पर किए हस्ताक्षर, एक नई रक्षा साझेदारी की घोषणा की। यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष बोली, लेन देन से ज्यादा भरोसा जरूरी। तो मिडिल ईस्ट की जंग में एक नया मोड़ आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा रूप से 5 दिन के सीजफायर का ऐलान कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि मध्य पूर्व में सैन्य अभियान को पूरी तरह रोकने के लिए ईरान के साथ उनकी सार्थक बातचीत हो रही है। उन्होंने युद्ध विभाग को ईरानी बिजली संयंत्रों और ऊर्जा ढांचे के खिलाफ सभी सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए रोकने का निर्देश दिया है। लेकिन ट्रंप के इस दावे ने उन पर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ईरान ने तो साफ कह दिया है कि उसकी अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबफ ने कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। ये फर्जी खबरें वित्तीय और तेल बाजारों में हेरफेर करने और अमेरिका और इजरायल के फंसे दलदल से बचने के लिए फैलाई जा रही है। ईरानी जनता हमलावरों को पूर्ण और दंडात्मक सजा देने की मांग करती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति तक सभी ईरानी अधिकारी, सर्वोच्च नेता और जनता के साथ एकजुट खड़े हैं। यही नहीं, ईरान ने यह भी बताया कि ट्रंप के ऐलान के बावजूद हमले नहीं रुके। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने बताया कि ट्रंप की तरफ से बिजली के बुनियादी ढांचे पर हमला करने की धमकी से पीछे हटने के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका और इजरायल ने 2 गैस संयंत्रों और 1 पाइपलाइन को निशाना बनाकर हमले किए हैं। इन हमलों में इस्फहान के गैस प्रशासन भवन और गैस दबाव नियंत्रण केंद्र के साथ ही खुर्रम शहर बिजली संयंत्र की गैस पाइपलाइन को भी निशाना बनाया गया था। जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये कैसा युद्ध विराम है? क्या वाकई ट्रंप हमले रोकने की प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं, या फिर वो ईरान जंग से पल्ला झाड़ने की तैयारी में है? क्या वो इस जंग में इजरायल को अकेला छोड़ने वाले हैं? वैसे ईरानी सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने चेतावनी भी दी है कि अमेरिका को बचाने की अंतिम समय सीमा नजदीक आ रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका को इस दलदल से निकलने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। इसके साथ ही ईरान ने एक और बात साफ कर दी है कि वो हर स्थिति के लिए तैयार है। ईरान के ऊर्जा मंत्री अब्बास अलीबादी ने कहा कि लोगों को बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना चाहिए। अगर बिजली संयंत्रों को नुकसान पहुंचता है तो उनका जल्दी ही पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही ईरान ने इजरायल और अमेरिका के ठिकानों पर अपने हमले जारी रखे। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 78वीं वेव का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत में रात भर सायरन बजते रहे। सऊदी अरब ने कहा कि उसने देश के पूर्वी हिस्से में 20 से ज्यादा ड्रोन को रोका है।
कुवैत में उनके कुछ ऊर्जा ढांचे प्रभावित हुए और आंशिक बिजली कटौती हुई। उधर इजरायली अधिकारियों ने भी बताया कि ईरान ने रात भर इजरायल पर मिसाइलों की बौछार की। आधी रात से अब तक 7 बार हमले किए गए। ईरानी मिसाइल हमले में इजरायल के तेल अवीव में इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं, गाड़ियां जलकर खाक हो गई। ईरान से दागी गई एक क्लस्टर मिसाइल ने हाइफा के पास स्थित नेशेर शहर को भी निशाना बनाया। यानी ईरान ने दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। वो इस जंग से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब हॉर्मूज को लेकर भी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका इस जलडमरू मध्य का इस्तेमाल नहीं करता है। ऐसे में जो देश इसका इस्तेमाल करते हैं उन्हें इसकी सुरक्षा और निगरानी करनी होगी, जिसके बाद उनके रुख पर सवाल गहराते जा रहे हैं। इस बीच यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने अमेरिका और ईरान से बातचीत की मेज पर लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हॉर्मूज स्ट्रेट को बंद करने की ईरान की कोशिशों की निंदा की जानी चाहिए। बढ़ते वैश्विक आर्थिक तनाव को रोकने के लिए युद्ध का अंत जरूरी है। हम सभी गैस और तेल की कीमतों पर पड़ने वाले अप्रत्यक्ष प्रभावों को महसूस कर रहे हैं, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि हम बातचीत के जरिए एक समाधान पर पहुंचे और मध्य पूर्व में हम जो दुश्मनी देख रहे हैं उसे खत्म करें। चीन, रूस और भारत जैसे देश तो पहले से ही बातचीत से समाधान की बात कह रहे हैं और अब यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष ने भी यह डिमांड की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अभी यह मुमकिन है? क्या अमेरिका और ईरान एक मेज पर आएंगे? क्या ईरान तीसरी बार अमेरिका पर भरोसा कर पाएगा? लेकिन अगर युद्ध विराम की दिशा में कोई कदम उठाया जाता है तो यह केवल मिडिल ईस्ट में ही शांति नहीं लाएगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक राहत भरा कदम होगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस को लेकर हंगरी पर भड़के यूरोपियन यूनियन की। तो यूरोपियन यूनियन ने रूस को खुफिया जानकारी देने के आरोपों को लेकर हंगरी से जवाब मांग लिया है। यह कदम अमेरिकी मीडिया आउटलेट वॉशिंगटन पोस्ट के एक दावे के बाद उठाया गया। दरअसल 21 मार्च को वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिजार्टो यूरोपीय संघ की बैठकों के दौरान नियमित रूप से अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव को फोन करके चर्चा किए गए विषयों पर सीधी रिपोर्ट और संभावित अगले कदमों के बारे में जानकारी देते थे। हालांकि सिजार्टो ने इन आरोपों को फर्जी बताते हुए खारिज कर दिया, लेकिन यह विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। तमाम यूरोपीय देशों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जर्मनी ने इन आरोपों को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि यूरोपीय संघ के अंदर, जिसमें यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली चर्चाएं भी शामिल हैं, वो गोपनीय हैं। हम इनका कोई भी उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट किसी के लिए भी आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। यही एक कारण है कि मैं केवल तभी बोलता हूं जब यह बिल्कुल जरूरी हो और उतना ही बोलता हूं जितना जरूरी हो। वहीं यूरोपीय आयोग की प्रवक्ता अनीता हीपर ने भी कहा कि सदस्य देशों के बीच, उनके और संस्था के बीच भरोसे का रिश्ता यूरोपीय संघ के कामकाज के लिए मौलिक है। हमें उम्मीद है कि हंगरी सरकार इस पर स्पष्टीकरण प्रदान करेगी। यह पूरा मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब हंगरी और यूरोपीय संघ के बीच तनाव जारी है। ब्रुसेल्स के कई अधिकारी इस बात से अभी भी नाराज हैं कि हंगरी ने पिछले हफ्ते यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक में यूक्रेन को 90 अरब यूरो का कर्ज देने से इनकार करना जारी रखा। आप जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में यूरोप ने यूक्रेन को समर्थन दिया हुआ है। वो हथियारों से लेकर फंडिंग तक हर मोर्चे पर यूक्रेन की मदद भी कर रहा है। लगभग पूरा यूरोप रूस के खिलाफ है। इस जंग में रूस को रोकने के लिए, उसे कमजोर बनाने के लिए यूरोपीय देशों ने कई सख्त कदम भी उठाए हैं, जिनमें रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना भी शामिल है। लेकिन इस बीच अगर कोई यूरोपीय देश रूस के लिए वकालत कर रहा है तो वो है हंगरी। 9 मार्च 2026 को हंगरी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन को खत लिखकर रूसी ऊर्जा यानी तेल और गैस पर लगे प्रतिबंधों की समीक्षा करने और उन्हें निलंबित करने की भी मांग की थी। दरअसल ईरान जंग के चलते दुनिया भर में ऊर्जा संकट पैदा हो गया है, जिसका असर यूरोप पर भी पड़ रहा है। और हंगरी, जो पहले से ही अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर रहा है और बार बार उसने रूसी तेल पर यूरोपीय छुटकारा पाने के लिए आवाज उठाई है, यहां तक कि अपने वीटो पावर तक का इस्तेमाल किया है। ऐसे में उस पर लगे ये आरोप और भी गंभीर माने जा रहे हैं। इन आरोपों के बाद अब हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने अपने विदेश मंत्री के फोन टैपिंग के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। अब इस जांच में क्या निकल कर सामने आता है ये तो आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से यूरोप में अंदरूनी टकराव बढ़ता जा रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे उत्तर कोरिया की। तो ये बात तो आप जानते ही हैं कि अमेरिका ने ईरान पर हमले के पीछे जो वजह बताई वो थी ईरान का परमाणु कार्यक्रम।
अमेरिका चाहता है कि दुनिया में कोई भी देश परमाणु बम नहीं बनाए, क्योंकि किसी भी देश के पास अगर परमाणु बम आ जाता है तो फिर अमेरिका की भी हिम्मत नहीं है कि वो उस पर हमला कर सके। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ईरान या वेनेजुएला के पास परमाणु बम होता तो क्या अमेरिका उन पर हमला करने की हिम्मत जुटा पाता। और यही कारण है कि उत्तर कोरिया की तरफ से अपने परमाणु बम को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने सुप्रीम पीपल्स असेंबली यानी उत्तर कोरिया की संसद में बोलते हुए कहा है कि हम अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं छोड़ेंगे, इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं करेंगे। उत्तर कोरिया परमाणु शक्ति संपन्न देश है। हमारे परमाणु हथियारों ने युद्ध को रोका है, जिससे देश को अपनी ऊर्जा, आर्थिक विकास, निर्माण और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने पर केंद्रित करने में मदद मिली है। इसलिए हम अपने परमाणु हथियारों को और ज्यादा शक्तिशाली बनाएंगे। इसके साथ ही किम जोंग ने रक्षा बजट में करीब 16% की बढ़ोतरी का ऐलान भी कर दिया। बजट में परमाणु युद्ध लड़ने की क्षमताओं के विस्तार के लिए विशेष रूप से फंड आवंटित किया गया है, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम को अब और तेज करने वाला है। अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर किम ने अमेरिका को भी सख्त चेतावनी दी है। यहां तक कह दिया कि उत्तर कोरिया को कोई भी देश धमका नहीं सकता, बल्कि उत्तर कोरिया ही जरूरत पड़ने पर किसी भी देश को धमकी दे सकता है। अमेरिका के दोस्त दक्षिण कोरिया को किम ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसकी तरफ से उत्तर कोरिया की संप्रभुता का उल्लंघन करने की कोई भी कोशिश की गई तो उसका जवाब बिना किसी हिचकिचाहट और बेरहमी से दिया जाएगा। किम के इन बयानों से साफ है कि वो जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। हाल ही में जापान की तरफ एक के बाद एक 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर किम ने यह बात भी बता दी कि वो अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के गठबंधन से डरते नहीं हैं, क्योंकि दावे ये किए जा रहे थे कि ईरान के बाद अमेरिका का अगला निशाना उत्तर कोरिया हो सकता है। लेकिन किम ने साफ कह दिया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। उत्तर कोरिया परमाणु बम नहीं बना रहा है, बल्कि वो परमाणु संपन्न देश है और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका को भी पता है कि उत्तर कोरिया के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो अमेरिका में कहीं भी मार कर सकती हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लगे बड़े झटके की। तो इटली में 1 साल बाद राष्ट्रीय चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व वाली दक्षिणपंथी सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। उन्हें जनता के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। इटली में न्यायिक सुधार को लेकर जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें इटली के मतदाताओं ने सरकार के खिलाफ मतदान किया। यानी जनमत संग्रह में मेलोनी बुरी तरह हार गई हैं, जिससे अब पीएम मेलोनी इटली की न्यायपालिका में ज्यादा दखल नहीं दे पाएंगी। इटली के गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस रेफरेंडम में सरकार के खिलाफ नो के पक्ष में लगभग 54% वोट पड़े, जबकि सुधारों के समर्थन में यस को केवल 46% मत ही मिले। 2 दिनों तक चले इस मतदान में उम्मीद से कहीं ज्यादा 59% टर्नआउट रहा। ये जनमत संग्रह इटली की न्यायिक व्यवस्था में बड़े बदलावों से जुड़ा था। प्रस्तावित सुधारों में जज और प्रोसिक्यूटर के करियर को अलग करने का प्रावधान शामिल था, ताकि वो एक दूसरे की भूमिका में अदला बदली न कर सके। मेलोनी की इस चुनावी विफलता से न सिर्फ अब प्रशासन पर दबाव बढ़ा है, बल्कि मेलोनी की विदेश नीति की भी निंदा शुरू हो गई है। बता दें कि 2022 के बाद पहली बार मेलोनी को किसी चुनाव में झटका लगा है। अब जानकारों का मानना है कि जनमत संग्रह में मिली हार से मेलोनी सरकार को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक झटका लग सकता है। इसके साथ ही उनकी स्थिति और कमजोर हो सकती है, जिससे राष्ट्रीय चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल बदल सकता है। अगर मतदाताओं का मूड इसी तरह का रहता है तो आने वाले वक्त में मेलोनी की कुर्सी भी जा सकती है। यानी देखा जाए तो अपने ही देश में मेलोनी की हालत बुरी हो गई है। अब इन चुनौतियों से वो कैसे निपटती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और अब चलते चलते में बात करेंगे हमारी वजह से दूसरे जीवों तक पहुंच रहे जहर की। तो हम इंसानों की आधुनिक जीवन शैली अब समुद्र की गहराइयों में तैरने वाली शार्क्स के खून में घुलने लगी है। जी हां, बहामास के तट से एक ऐसी खबर आई है जिसने वैज्ञानिकों की भी नींद उड़ा दी। बहामास के एलुथेरा द्वीप के पास एक चौंकाने वाली रिसर्च हुई। वैज्ञानिकों ने जब 85 शार्क के खून के नमूने लिए तो नतीजे बेहद हैरान करने वाले थे। ये नतीजे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नाम की मैगजीन में छपे हैं और इसमें जानकारी दी गई कि लगभग 1/3 शार्क के शरीर में कैफीन और दर्द निवारक दवाओं के अंश मिले हैं। हैरानी की बात तो यह है कि एक शार्क के खून में कोकीन तक की पुष्टि हुई है। बायोलॉजिस्ट नताशा वोसनिक और उनकी टीम का कहना है कि यह प्रदूषण किसी फैक्ट्री से नहीं, बल्कि सीधे हम इंसानों से आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यह सब हो कैसे रहा है। तो आइए जरा इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल सीवेज का पानी
शहरों की गंदगी और दवाएं सीवेज के जरिए समुद्र तक पहुंच रही हैं। पर्यटन का दखल भी इसकी एक प्रमुख वजह मानी जा रही है। पुराने मछली फार्मों के पास आने वाले गोताखोर अक्सर पानी में पेशाब करते हैं या कचरा फेंकते हैं। इसके अलावा अनजान शिकार भी एक बड़ी वजह है। शार्क समुद्र में तैरती चीजों को काटती हैं और अनजाने में इन रसायनों को निगल लेती हैं। अभी ये पूरी तरह से साफ नहीं है कि इन दवाओं से शार्क की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने उनके मेटाबॉलिज्म यानी पाचन प्रक्रिया में बदलाव जरूर देखा है। अब डर इस बात का है कि भविष्य में इनका व्यवहार भी बदल सकता है, जो पूरे समुद्री इकोसिस्टम के लिए बेहद खतरनाक होगा। ऊपर से साफ दिखने वाला समंदर अंदर ही अंदर हमारे फैलाए जहर से जूझ रहा है। अगर हमने समय रहते अपने सीवेज सिस्टम और आदतों को नहीं बदला तो इन जीवों की जान पर बन जाएगी। अब इस समस्या से निजात पाने के लिए आखिर क्या कदम उठाए जाते हैं, ये देखना होगा। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।